Hello students, welcome on my YouTube channel Physics by Pradeep Kumar. Now in this video we will continue our last topic, which is nothing but the Michelson-Morley experiment. Okay, so लास्ट लेक्चर में हमने बताया था आपको कि जब हम इनर्शियल फ्रेम्स की बात करते हैं तो इनर्शियल फ्रेम्स में जब हमने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन किया था तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के केस में हमने ये ऑब्टेन किया था अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन फर्स्ट एंड सेकंड लॉ इज इनवेरिएंट। दैट मीन्स की फॉर्म आपकी चेंज नहीं होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैकेनिक्स से जुड़े लॉज में कोई चेंजिंग नहीं होती है, हम इनवेरिएंट रहते हैं अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में नेचर की और जो फिनोमिना है उनसे रिलेटेड जो लॉज है और रूल्स है वो भी आपके इनवेरिएंट रहने चाहिए। बट कैलकुलेशन के बाद ये देखा गया कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की जो इक्वेशंस है तो ये पाया गया कि वे आपकी और अदर फिनोमिना भी बहुत सारे हैं कि वो इनवेरिएंट नहीं रहते। फॉर एग्जांपल के लिए आपको बताया गया था कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो डिफरेंट गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस में या इनर्शियल फ्रेम्स में आपकी डिफरेंट मिलती है अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। बट जब उसका मेजरमेंट किया जाता है तो सभी डायरेक्शंस में और सभी फ्रेम्स में आपकी जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो आपकी सेम रहती है, यदि मीडियम आपका सेम रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ, हमने वहाँ पर डिस्कस भी किया था कि या तो आपका गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कहीं ना कहीं गलत है, और यदि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को हम गलत करते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि आपका जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है वे भी कहीं ना कहीं गलत होने के चांसेस बनते हैं। बट ऐसा नहीं है। तो कहीं हमने ये माना फिर आगे चलकर कि जो आपका गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में समथिंग कुछ मिसिंग है। बट सबसे पहले कंसेप्ट ये था कि हाइगेंस ने उस टाइम पे जो लाइट की थ्योरी दी थी उसमें उन्होंने कंसिडर किया था कि उस टाइम पे जो लाइट्स होती थी वो मैकेनिकल वेव्स हुआ करती थी, तो मैकेनिकल वेव्स को रिक्वायरमेंट होती थी मीडियम की। इसलिए हाइगेंस ने कंसेप्ट रखा कि जो आपकी लाइट सोर्स है, नेचुरल लाइट सोर्स वो सन है, और सन से जो लाइट हमारी अर्थ तक आती है उसके बीच में बहुत ज़्यादा पार्ट आपका वैक्यूम होता है। तो वैक्यूम में लाइट कैसे ट्रैवल करेगी जिसकी वेव नेचर है। तो हाइगेंस ने उस टाइम पे कंसिडर किया था कि जो आपकी लाइट की नेचर है वो वेव नेचर है और उसे चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो मीडियम आपका जो हाइपोथेटिकल मीडियम है वो कंसिडर किया था हाइगेंस ने ईथर का। तो कुछ साइंटिस्ट का कहना ये था उस टाइम पर कि जो आपका जो स्पीड ऑफ लाइट है वो जो मेजरमेंट होता है वो जो कांस्टेंट होती है वो आपकी अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल इक्वेशंस वो आपकी ईथर फ्रेम में होती है। अब ईथर फ्रेम क्या है और कहाँ पर है और इसकी स्पीड कितनी है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन वहाँ पर उस टाइम पर आपका सामने आया। और इसी का जवाब ढूंढने के लिए कुछ साइंटिस्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी किए। उनमें से एक फेमस नाम था माइकलसन-मोर्ले एक्सपेरिमेंट, और काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल था, एक्सपेरिमेंट था। तो आज हमारा जो मेन टॉपिक है, पर्पज़ है, वो डिस्कस करना है माइकलसन-मोर्ले एक्सपेरिमेंट को, जिसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आपका ईथर है वो ईथर से रिलेटेड जो फ्रेम है या ईथर है वो कितनी स्पीड से कितनी वेलोसिटी से आपका स्पेस में रन करता है, ठीक है ना। और यदि आपको ईथर की वेलोसिटी आपको पता चल जाती है दैट मीन्स तो आपका जो ईथर है उसके रेस्पेक्ट में आप अकॉर्डिंग टू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन अर्थ की स्पीड भी कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली, ठीक है ना। ये हमारा पर्पस रहेगा। अब एक्सपेरिमेंट का सेटअप कैसा होगा पहले उसे डिस्कस करते हैं और फिर हम इसे कैलकुलेशन को निकालने की कोशिश करेंगे, कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद हम थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करेंगे चीज़ों को कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में कहाँ कुछ मिसिंग है और उन मिसिंग टर्म्स को कैसे मॉडिफाई किया जा सकता है, और वो कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस प्रॉब्लम को सोल्व किया।
ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू लेक्चर देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और यदि आपको अच्छा लगे अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे ऐसा ही आपके वीडियोस का जो वीडियोस की क्वालिटी होगी आपकी इंप्रूव होगी, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है ना। चलिए अपने फीडबैक देते रहिए लगातार। सबसे पहले हम यहाँ पर अपनी हेडिंग को लिखते हैं। जो आज का हमारा कंटेंट है वो आपका है माइकलसन, और ये काफ़ी फेमस नेम है और काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल है जो मुझे लगता है, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल में बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो सीखने को मिलती है। माइकलसन मोरले, ये दो साइंटिस्ट थे आपके उस टाइम पर। मोरले एक्सपेरिमेंट, माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, प्लीज़ कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आपको यह लेक्चर कैसा लगा। चलिए सबसे पहले मैं लिखता हूं कि आज हमारा पर्पस क्या है। तो पर्पस के बारे में हम बात करेंगे। इस एक्सपेरिमेंट का पर्पस क्या है, उस पर्पस को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो पर्पस हमारा अभी तक ये है यहाँ पर कि हम ईथर के फ्रेम में जो आपकी अर्थ है, यानी कि जो धरती है आपकी, उसका हम स्पीड कैलकुलेट करना चाहते हैं। टू फाइंड आउट ऐसे कर लीजिए, वी वांट टू फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ अर्थ in ether frame. That is, we want to search the earth frame, sorry, ether frame. Okay, now first of all हम क्या करेंगे, जो माइकलसन मोरले का एक्सपेरिमेंटल सेटअप था उसे देखने की कोशिश करेंगे और फिर आगे डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं जो रिलेटिविटी की मैंने बात की थी कि हम यहाँ पर टू फ्रेम्स की बात करते हैं। अब यहाँ पर एक डिस्कशन है, हेयर वी कंसीडर ether frame as S frame. That means rest frame. Okay, and earth frame is considered as S dash frame, that is moving frame. Okay, अब हमें करना क्या है, कुछ अजम्पशंस होंगी, उन अजम्पशंस को लेकर चलेंगे।
ठीक है। और ये क्लियर है आपको कि जो हम रन कर रहे हैं वो किस फ्रेम में है, एस डैश फ्रेम में, कि हम किस फ्रेम में हैं, एस डैश फ्रेम में, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो अब क्या करना है कि हम दो फ्रेम्स को लेकर चलेंगे और हमें ये मानना है कि अब जो ईथर है वो कहीं ना कहीं पे होगा और जो लाइट है वो ट्रैवल कर रही है, ठीक है ना, और अर्थ भी आपकी ईथर के रेस्पेक्ट में रन कर रही है। तो हम यहां पर ऐसी सिचुएशन को कंसीडर करेंगे कि अर्थ जो है वो लाइट की डायरेक्शन में क्या कर रही है, मूव कर रही है। जब आपकी अर्थ लाइट के डायरेक्शन में मूव करेगी तो उस कंडीशन में जो आपका एक्सपेरिमेंटल सेटअप होगा ऑन द अर्थ विल बी रन इन द डायरेक्शन ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। क्लियर है ना? तो इसे ही थोड़ा सा एक्सटेंड करने की कोशिश करते हैं। सपोज कर लीजिए कि ये आपकी अर्थ है, ये आपकी क्या है, अर्थ है, और इस अर्थ में, अर्थ से रिलेटेड है आपका एस डैश फ्रेम, ये आपका एस डैश फ्रेम हो गया, और ये इसके अराउंड आपका सपोज कर लिए हाइपोथेटिकल मीडियम जो है वो ईथर है। ये आपका हाइपोथेटिकल मीडियम ईथर है, और इस हाइपोथेटिकल मीडियम में जो आपकी अर्थ रन कर रही है ये आपकी वेलोसिटी है v, और इसी डायरेक्शन में आपकी जो है स्पीड ऑफ लाइट है, जो लाइट रन कर रही है उसकी स्पीड है आपकी c, ठीक है ना। और ये जो ईथर है ये इससे जो रिलेटेड है, जिससे अटैच फ्रेम है वो आपका है एस फ्रेम। क्लियर है ना? तो ये कुछ डाटा है आपके लिए, इसे आपको कंसीडर करना है। तो अब एक्सपेरिमेंटल सेटअप की थोड़ी सी बात करते हैं। एक्सपेरिमेंटल सेटअप में माइकलसन मोर्ले ने क्या किया कि सपोज कर लीजिए इधर से आपके पास ये कोई लाइट रे है, और इस लाइट रे के सामने उन्होंने इसके पाथ में एक पार्सली सिल्वर्ड एक ग्लास प्लेट रखी। ये आपकी जो है पार्सली सिल्वर्ड, पार्सली सिल्वर्ड प्लेट का मतलब होगा कि इससे लाइट का कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होगा और कुछ पार्ट इसका आपका ट्रांसमिट कह दीजिए या रिफ्रैक्ट कह दीजिए। ट्रांसमिट इसलिए कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो इसकी थिकनेस होगी वो बहुत नेग्लिजिबल होगी, जिसके कारण इसमें जो डेविएशन होगा, रिफ्रैक्शन होगा, नेग्लिजिबल होगा। क्लियर है? अब इस जो ये प्लेट हमने रखी ये इस तरीके से रखी गई है कि ये जो इंसिडेंट रे है ये इसके नॉर्मल से 45 डिग्री का एंगल फॉर्म करे। ये जो यहाँ इसका नॉर्मल होगा ये इससे कितना एंगल फॉर्म करेगा, यहाँ पर 45। तो जब ये 45 एंगल फॉर्म करेगा तो इससे बेनिफिट क्या होगा कि जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो भी 45 होगा, वो भी क्या होगा 45। तो जब 45 होगा तो 45 कितना हो जाएगा 90। दैट मीन्स वो रे इसके बिल्कुल परपेंडिकुलरली क्या करेगी, रन करेगी। तो एक रे इसकी ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में, सॉरी, परपेंडिकुलरली क्या करेगी, रन करेगी ऐसे, ये। और यहां पर हमने रख दिया एक मिरर, ये आपका एक मिरर हो गया यहां पर। इस मिरर को नाम दे देते हैं मिरर M2। अब इस लाइट का कुछ पार्ट आपका इधर ट्रांसमिट होगा, थोड़ा पाथ जरूर ट्रैवल करेगा, लेकिन फिर भी हम यहां पर मान लेते हैं सीधा ऐसे मूव कर गया और ऐसे ये रे जाएगी आपकी रिफ्रैक्टेड रे या ट्रांसमिट रे। और यहां पर हमने क्या किया
कि जितनी डिस्टेंस पर यहाँ पर ये मिरर है, सपोज कर लीजिए ये L लेंथ है, और इतनी डिस्टेंस L पर हमने एक यहाँ पर अनदर मिरर पुट किया, वो यहाँ पर आपका हो गया। इसे नाम दे देते हैं मिरर M1। तो जैसे ये लाइट रे इधर मूव करेगी तो यहाँ पर ये इंसिडेंट होगी, तुरंत यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी। ये रे इधर इंसिडेंट हुई और यहाँ से ये फिर क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। क्लियर है? सपोज कर लीजिए कि ये रे 1 है और ये रे आपकी क्या है, 2 है। अब ये रे वापस आएगी और ये रे भी वापस आएगी। अब जब ये रे वापस आएगी तो कुछ पार्ट तो इसका ट्रांसमिट हो जाएगा, जो इधर ही चला जाएगा। कुछ पार्ट ऐसा होगा जो इसका इधर रिफ्लेक्ट होगा, और जो रिफ्लेक्टेड पार्ट होगा वो आपका इसमें से ऐसे कर दीजिए कि ये ए से इसका आपका ए से नीचे की ओर आ जाएगा, ये वाला। और जो इधर का पार्ट रिफ्लेक्ट होगा आएगा, वो भी कुछ पार्ट यहाँ पर इंसिडेंट होगा, तो इसका कुछ पार्ट इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और जो इस कुछ पार्ट होगा वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, वो इधर आ जाएगा। तो 2 रेज आपको यहाँ पर कलेक्ट होकर मिल जाएगी। अब इस थिंग को हम यहाँ पर देखेंगे माइक्रोस्कोप से। ये आपके पास एक माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप होगी जिसकी हेल्प से आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसे क्या करोगे, आप इसे देख लोगे। ये L हो गया। सपोज कर लिए इस रे को यहां से यहां तक जाने में लगा टाइम 1 A है, और वापस आने में लगा जो टाइम है वो T1B है। सिमिलरली ऊपर जाने में जो लगा टाइम है वो आपका T2A है, सपोज कर लीजिए, और नीचे आने में लगा जो टाइम है वो आपका T2B है। अब इन टाइम्स को हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है कि कितने कितने टाइम्स होंगे। क्लियर है? अब जो ये पूरा का पूरा सेटअप है ये किस पर है एस्टैब्लिश, अर्थ पर। अर्थ ईथर फ्रेम के रेस्पेक्ट में कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v वेलोसिटी। तो ये फ्रेम भी आपका v वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा टुवर्ड्स x एक्सिस। सपोज कर लीजिए ये आपकी x एक्सिस और ये आपकी y एक्सिस, और जो आपकी स्पीड ऑफ लाइट है वो भी इस फ्रेम में आपकी c हो गई इन ईथर फ्रेम। तो ये पूरा का पूरा सेटअप हो गया। अब कुछ कैलकुलेशन है, तो इफ द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अर्थ is in the direction of speed of light, या स्पीड क्या है, इसे वेलोसिटी कर दीजिए, वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, so the overall experiment will run in the same direction of the velocity of light. Okay, it is very very important experiment. Now first of all we take first of all we want to calculate time T1A,
That means for a light ray going towards mirror M1 like this, symbolically denoted by this, in earth frame S dash, in earth frame S dash, according to Galilean transformation, Vx dash will be Vx minus V, relative velocity of the speed of velocity of the S dash frame with respect to S frame, which is V, Vx minus V, and Vx is the velocity, Vx is the velocity है ना of light ray in S frame, in S frame. And you know very well, according to Galilean transformation, and the velocity or speed of light in S frame along x axis is c, that is c minus v. Okay, so time taken by light ray to go from here to there, ठीक है, this will be distance L upon Vx dash, this will be equals to L by c minus v. And now for light ray coming from the mirror after reflection, that means like this, this is M2 in earth frame S dash, Vx dash will be equals to Vx minus V, and you know very well that Vx is the speed of light, है ना, speed of light in S frame, है ना, और लाइट रे आपकी ए से आ रही है, ए से इस तरीके से डिफ्लेक्टेड, और ये जो होगी आपकी, इधर हमने पॉजिटिव लिया तो इधर कैसी होगी, नेगेटिव, दैट मीन्स माइनस के सी माइनस के वी, सो वी कैन राइट दिस सी प्लस वी, वी कैन नाउ आफ्टर दैट टाइम टेकन बाय लाइट रे टू कम फ्रॉम M1 to here, that is T1b equals to, length is same, so this will be L by Vx dash, that is c plus v. So the total time taken by the light ray to go from here to where and come here to there, ठीक है. So total time taken by light ray O, so इस पॉइंट को O कह दीजिए, O to M1 and M1 to O, this will be T1 equals to T1A plus T1B, this will be equals to L upon C minus V and plus L upon C plus V. After solving this, we get L upon C plus V plus C minus V upon C square minus V square. चेक करिए, V से V कैंसिल आउट, दैट इज 2LC डिवाइडेड बाय C square minus V square, this is T1. Okay, suppose this is equation number first. Now after that we will calculate the time taken by the light ray to go from O to M2 and then come from M2 to O, ठीक है. चलिए, so next thing is
we can write here, see here. Now for total time taken by a light ray to go from O to M2 and M2 to O. Okay. So students, now after that we will calculate the time taken by the light ray to go from O to M2 and to again to come the light ray from M2 to O. So in that case, remember this thing, light rays goes along y direction in that case, okay, and system go in the y direction, इन द एक्स डायरेक्शन. यहाँ पर जो आपकी लाइट रे है वो वाई डायरेक्शन में मूव कर रही है और सिस्टम आपका एक्स रे की अलोंग क्या कर रहा है, मूव कर रहा है. बट इन दैट केस जो आपकी लाइट रे थी वो भी एक्स के अलोंग मूव कर रही थी और पूरा सिस्टम भी एक्स के अलोंग मूव कर रहा था. इसलिए इस बात को यहाँ पर ध्यान में रखिए. यहाँ पर आपको वाई डायरेक्शन और एक्स डायरेक्शन के दोनों केसेस से वेलोसिटी कैलकुलेट करनी होगी. तो इसके लिए सबसे पहले हम बात करते हैं इन एस डैश फ्रेम में, जैसा कि यहाँ पर किया था. तो जो हम बात करेंगे वो सबसे पहले बात करेंगे किसके लिए, इन एस डैश फ्रेम अलोंग एक्स एक्सिस एंड देन वाई एक्सिस. ठीक है. नाउ सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं अब जो आपके साथ, तो पहले हम वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे रिजल्टेंट कि जो आपकी वाई एक्सिस के अलोंग जो स्पीड ऑफ लाइट होगी वो कितनी होगी इस एस डैश फ्रेम में, क्योंकि एक्चुअली लाइट आपकी मूव कर रही है एस फ्रेम में. ठीक है ना. चलिए, तो यदि बात की जाए तो आपको पता है वी एक्स डैश इज इक्वल टू वी एक्स माइनस वी from Galilean transformation. But in that case you know very well the see here Vx is the speed of light in S dash frame along x axis. Here speed of light along x axis एक्स एक्सिस इज इन एस डैश फ्रेम. और आपकी जो लाइट रे वो किस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में. दैट मीन्स वी एक्स डैश कितना होगा आपका 0. अर्थ फ्रेम में ऐसे है ना. और यहां पर वी एक्स हमें पता नहीं कितना होगा, माइनस वी, क्योंकि ईथर फ्रेम में क्या एक्स एक्स के अलोंग इसकी क्या स्पीड होगी ये हमें नोन नहीं है. देखिए ध्यान से देखिएगा कि एस फ्रेम से एस डैश फ्रेम में हमारा पूरा सिस्टम है और इस फ्रेम में आपको दिखाई दे रहा है कि लाइट रे से वाई डायरेक्शन में मूव कर रही है. बट एस से देखने पर कैसा होगा ये हमें पता नहीं है, इसलिए इंफॉर्मेशन हमें यहां पर नॉन है एस डैश फ्रेम में, नॉट इन एस फ्रेम. ये आपका हो गया. इंप्लाइज दैट कि जो आपका वी एक्स है दिस विल बी इक्वल्स टू वी. ओके, suppose this is equation number first A, and now for y, and you know very well Vy dash will be equals to Vy according to Galilean transformation, because this system S dash moves with velocity v with respect to S frame along x axis. That means along y axis velocity will be 0.
Okay, so now total speed of light in ether frame s. So total speed of light in ether frame s will be, what is speed of light in ether frame is c. So c square will be equals to vx square plus vy square, and what is vx square is v square plus vy is nothing but vy dash square. Okay, vy dash square. So implies that vy dash square will be equals to c square minus v square. So vy dash will be equals to under root c square minus v square. That means speed of light in s dash frame along a y axis will be this. Okay, will be this. Okay, this part is very interesting also. देखिए यहाँ पर आपको देखने पर ऐसा लग रहा होगा रियलिटी में कि लाइट रे वाई एक्सिस के लोग आपके सी, क्लियर है, ठीक है ना, तो इसकी स्पीड सी होगी, बट वो एक्चुअल में तब होगा ना जब ये अभी थ्योरी प्रूफ होकर आएगी। अभी तो आपने सिस्टम इस डायरेक्शन में मूव कराया, लाइट रे आपकी ऐसे जा रही है यहाँ पर, बट हमें तो एस फ्रेम में इसकी स्पीड सी पता है और हमें निकालनी किस में है, एस डैश फ्रेम में अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस। तो हमने ऐसा किया, क्लियर है ना। अब वी वाई डैश आपको मिल जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप यहाँ से T2a निकाल सकते हैं इजीली। तो अब मैं T2a निकालने की कोशिश करूंगा नाउ। तो ए से लिख सकते हैं हम इसे सिंबली, ये आपका M2 हो गया। तो इसके लिए जो आपका T1 होगा, T1b विल बी इक्वल्स टू लेंथ इज L अपॉन वेलोसिटी इज वी वाई डैश, and this will be equals to L upon under root c square minus v square. Okay, c square minus v square, and for light ray coming from this mirror M2, T2b will be equals to L upon also vy dash, and this will be L upon under root c square minus v square. So the total time taken by the light ray will be T2. So total time T2 यहां से यहां तक और फिर लाइट रे को यहां से यहां तक आने में, दिस विल बी T1 T2a plus T2b, and this will become, see here, T2 equals to 2L upon under root c square minus v square. Okay, and after that we can consider this equation, equation number 2. Okay, so अब आप देखिए यहाँ पर इसे यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम T1 है, इसे यहाँ से यहाँ तक जाने आने में टाइम T2 है। ये दोनों के लिए पार्ट सेम रहेगा, इसलिए हमने कंसीडर नहीं किया। अब जो लाइट है यहाँ पर, ये दोनों आपकी इंसिडेंट होगी, उनमें कुछ ना कुछ आपका टाइम डिफरेंस रहेगा। तो हम यहाँ पर टाइम डिफरेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? टाइम डिफरेंस। सो चेंज इन या टाइम डिफरेंस है ना, टाइम डिफरेंस और टाइम इंटरवल कह सकते हैं कि इनमें कितना इंटरवल रहेगा एक दूसरे के बीच में, टाइम इंटरवल। दिस विल बी डेल्टा टी इक्वल्स टू T2, जो भी लार्जर है आप ले लीजिए। आई थिंक
T1 will be large, so we write here T1 minus T2, and then we will get here 2L C by C square minus V square minus 2L upon under root C square minus V square. We can take common from both terms. Delta T equals to 2L upon, if we take common from here C square, then C से C cancel out, that is 2L by C. और यहाँ से भी यदि आप C स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो 2L by C. दैट मीन्स जो आपकी इनसाइड टर्म होगी ब्रैकेट के, दिस विल बी 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर एंड माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई दिस. इतना टाइम डिफरेंस होगा. जब इनके बीच में टाइम डिफरेंस होगा, दैट मीन्स इन दोनों रेज के बीच में पाथ डिफरेंस भी होगा. और जब इन दोनों रेज के बीच में पाथ डिफरेंस होगा, तो उस पाथ डिफरेंस के कारण इस टेलीस्कोप में टू लाइट रेज है आपकी, कोरेंट है क्योंकि सेम सोर्स से प्रोड्यूस हुई है तो कोरेंट होगी, कोरेंट लाइट रेज है, और दोनों के बीच में टाइम डिफरेंस है. टाइम डिफरेंस के कारण उनके बीच में कुछ ना कुछ पाथ डिफरेंस होगा, और जब कोरेंट रेज के बीच में पाथ डिफरेंस होता है तो उनके कारण टेलीस्कोप में एक इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस होता है, और उन इंटरफेरेंस पैटर्न के कारण यहाँ पर आपको कुछ फ्रिंजें दिखाई देनी चाहिए, और वो दिखाई देती है एक्सपेरिमेंटली. जब आप माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको यहाँ पर एक फ्रिंज पैटर्न ऐसे दिखाई देगा, डार्क एंड ब्राइट, डार्क एंड ब्राइट, डार्क एंड ब्राइट, कुछ इस टाइप से आपको यहाँ पर पैटर्न दिखाई देगा. क्लियर है? और इस पैटर्न को जब हम देख सकते हैं तो मैथमेटिकली एक्सपेरिमेंटली इनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, फ्रिंज विड्थ के बारे में. तो अब क्या करते हैं, अब ये देखिए जो है v, ये v क्या था, स्पीड ऑफ अर्थ विद रेस्पेक्ट टू ईथर, दैट मीन्स ईथर की स्पीड, ईथर की पोजीशन कैलकुलेट हो जाएगी. तो यदि हमें v कैलकुलेट करना है तो उसके लिए यदि हमें इस डेल्टा t के बारे में इंफॉर्मेशन पता चल जाती है तो v कैलकुलेट हो जाएगा. अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करते हैं, इस पूरे सिस्टम को 90 डिग्री शिफ्ट कर देते हैं. क्या करेंगे, 90 डिग्री शिफ्ट करेंगे. तो 90 डिग्री शिफ्ट करने से, 90 डिग्री शिफ्ट करने से ये वाला मिरर यहां पर जाएगा और ये वाला मिरर यहां पर आ जाएगा. ठीक है ना? टेलीस्कोप आपका यहीं पर रहेगा. क्लियर है? तो जो पोजीशन आपकी M1 मिरर की थी वो M2 की हो जाएगी, और जो M2 की थी वो मिरर हो जाएगा. दैट मीन्स टर्म आपकी इंटरचेंज हो जाएगी. तो if we rotate overall experiment by 90 degree angle, then time difference will be equals delta t dash 2L by C, और यहाँ पर ब्रैकेट में आएगा आपका 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर एंड माइनस 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. कुछ इस तरीके से आपको ये मिलेगा. क्लियर है ना? देखिए वैसे ही बता रहा हूँ. अब इसके कारण क्या होता है कि जब कि टाइम इंटरवल्स आपके चेंज होंगे, तो इन टाइम इंटरवल्स के चेंज होने से यहाँ पर आपकी जो फ्रिंजेस है वे शिफ्ट होंगी. वे क्या होंगी, आपकी आगे पीछे शिफ्ट हो जाएगी. जो में आगे पीछे शिफ्ट हो जाएगी तो उनमें जो शिफ्टिंग हुई, वो शिफ्टिंग कितनी हुई, कितनी फ्रिंज शिफ्ट हुई, उनकी नंबर को हम क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं. क्या कर लेंगे, कैलकुलेट. और उस कैलकुलेशन से, नंबर ऑफ शिफ्ट्स की कैलकुलेशन से हम इनमें चेंजिंग निकाल लेते हैं. यहाँ पर जो चेंजिंग, वो चेंजिंग निकल जाएगी. तो वो चेंजिंग निकल जाएगी तो यहाँ से हम v की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, इजिली कैलकुलेट कर लेते हैं. क्या कर लेते हैं, इजिली कैलकुलेट कर लेते हैं. और ये इजिली कैलकुलेट होने से तो v आपको निकल जाएगा. तो इस तरीके से हम अर्थ फ्रेम में क्या कर सकते हैं, अर्थ की स्पीड ईथर फ्रेम में हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं. बट प्रॉब्लम क्या रही कि एक्सपेरिमेंट काफी अच्छा था, पूरा सेटअप बहुत अच्छा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी. बट प्रॉब्लम क्या रही कि प्रॉब्लम ये रही कि प्रॉब्लम कि जब इस एक्सपेरिमेंट को किया गया तो इस एक्सपेरिमेंट की थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर फ्रिंज शिफ्ट मिलनी चाहिए थी. बट माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट में फ्रिंज शिफ्ट नहीं मिली.
फ्री शिफ्ट नहीं मिली तो इन दोनों का जो टाइम इंटरवल्स का जो डिफरेंस होगा वो 0 होगा। जब वो 0 हो जाएगा तो आप देखेंगे कि ये क्वांटिटी जो है आपकी जो है नहीं निकल पाएगी। जब आप इसको 0 कर देंगे तो ये क्वांटिटी आपकी नहीं निकल पाएगी। तो यहाँ पर आपने देखा, तो जैसे ही आप ये चेक करोगे तो आप देखोगे कि जैसे ये आपको चेंजिंग 0 मिलेगी तो तुरंत यहाँ से जो वेलोसिटी निकाल लोगे आप v की वैल्यू, तो वो भी आपको क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। ठीक है, दैट मीन्स ईथर फ्रेम है ही नहीं, ईथर फ्रेम है ही नहीं, या फिर वो अर्थ के साथ क्या है, कोलैप्स्ड है। मतलब अर्थ के फ्रिक्शन के कारण ईथर जो है इसके साथ ही, इसकी वेलोसिटी के साथ ही मूव कर रहा है। ठीक है, कुछ ये हाइपोथेसिस दी गई। तो चूंकि ये इसके थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया तो इसलिए बोला गया कि ये निगेटिव रिजल्ट्स है, माइकलसन मोड लेके निगेटिव। तो उस टाइम पर डिफरेंट थ्योरीज रिप्रेजेंट की, जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये अट्रैक्ट करेगा फ्रिक्शन के कारण अपने चारों ओर के जो ईथर है, तो इसलिए वो आपका ऑब्टेन नहीं हो रहा है एक्सपेरिमेंटली। बट आफ्टर कुछ समय के बाद आइंस्टीन आए और आइंस्टीन ने इस प्रॉब्लम को सोल्व किया। वो कैसे सोल्व किया उस पर हम आगे डिस्कशन करेंगे कि कैसे होगा। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि सिस्टम को कैसे भी रोटेट कर रहे हैं। माइकलसन ने डिफरेंट टाइम्स में, डिफरेंट सीजन्स में, डिफरेंट प्लेसेस पर कई बार ये एक्सपेरिमेंट किया, बट उन्हें सक्सेस नहीं मिली। और जब डिफरेंट डायरेक्शंस में उन्हें हर बार स्पीड ऑफ लाइट पर कोई चेंजिंग नहीं मिल पाई, तो उन्होंने लास्ट में आइंस्टीन आए और उन्होंने ये बोला कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो सभी इनिशियल फ्रेम्स में आपकी कांस्टेंट रहती है इन ऑल डायरेक्शंस। इन ऑल डायरेक्शंस उसकी वेलोसिटी या स्पीड क्या रहती है, आपकी सेम रहती है। उसकी स्पीड ऑफ लाइट में कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो इस प्रकार जो रिलेटिविटी थी आपकी, प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी, और जो प्रिंसिपल ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी था, इनमें ये डिफरेंस आया कि जो रिलेटिविटी में था उसमें ये कहा गया था गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ऑल द नेचुरल लॉज is invariant under Galilean transformation। आफ्टर आइंस्टीन इसमें करेक्शन किया गया कि एक फंडामेंटल पोस्टुलेट ये होगा और दूसरा पोस्टुलेट ये होगा कि सभी इनर्शियल फ्रेम्स में स्पीड ऑफ लाइट आपकी क्या रहती है, इनवेरिएंट रहती है। तो दो पोस्टुलेट काफी इंपॉर्टेंट है, जो बेस है किसका, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का। और अब हम आगे देखेंगे कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी कि जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में आपने जो सिंपल थ्योरी थी आपकी, जो प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी, उसमें जो आपने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन लिया था उसके कारण कुछ फिनोमिना एक्सप्लेन नहीं हो पा रहे थे। तो उन फिनोमिनाज को एक्सप्लेन करने के लिए अब उनमें हम कुछ करेक्शन करेंगे, और वो करेक्शन कैसे करेंगे, कुछ वहाँ से रिजल्ट्स निकलेंगे। यहीं से स्टार्ट होगी आपकी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और मोर इन्फॉर्मेशन इससे कलेक्ट करने के लिए आपको जो बुक पढ़नी होगी वो होगी आपकी ऑर्थर बाइजर मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है ना, उसी से रिलेटेड ये टॉपिक्स मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट किया है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।